दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पदार्पण थिएटर एंड इवेंट ग्रुप, जिसमें डायरेक्टर अनूप थापा और मैनेजिंग डायरेक्टर डी.के. भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। आपने पदार्पण थिएटर की शुरुआत कितने वर्ष पहले की थी? सर 2 साल पहले, 7 जुलाई 2013। अब तक कितने प्ले आप जो है इस थिएटर के जो है उसमें कर चुके हैं? 8 प्ले कर चुके हैं। उसमें कुछ मुख्य नाम जो आप बताइए। लीलावती की लीला, रंग दे बसंती, उसके बाद गोधुली, गीतागिरी की पाठशाला, इश्क है रिस्क है, बाप रे बाप कमाल है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और खोल दे सब। इन प्लेयों के माध्यम से आप जो है संदेश देते हैं, मैसेज जाता है, वो किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं, क्या आपका उद्देश्य है? हाँ सर, इस बारे में हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें बहुत सारे मंचों में, सामाजिक मंचों पे ही अपने प्ले का मंचन करने को मिला है। हमने कभी भी कमर्शियल लेवल पे कोई ऑडियो बुक करके नहीं किया है। इसमें दिल्ली के जाने माने ऑडिटोरियम, श्री राम सेंटर, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम में एनजीओ के लिए था हमारा, इसमें चिल्ड्रंस के लिए थे हमारे उस नाटक का उद्देश्य। खोल दो सबकी घिरे जो श्री फोर्ट में हुआ था, उसमें बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटीज थी, सोनम कपूर, बादशाह बसु, सब वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थी। और हमारा रंग दे बसंती भी है। रंग दे बसंती हमारे राष्ट्रीय उसके ऊपर था, भगत सिंह के ऊपर था। और हंसो हंसो जल्दी हंसो हमारा कृषि भवन में हुआ था, जिसमें एक संदेश दिया गया था कि महिलाओं की इज्जत जो है उनका हम मजाक उड़ाते हैं, बहुत जोक्स करते हैं कि पत्नी ऐसी होती है, लेकिन जीवन में अगर हम कुछ भी आगे कामयाब होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारी वाइफ की वजह से। तो इस तरह से हर एक नाटक की कहानी में, चाहे उसका मंच हो, चाहे उस नाटक की कहानी हो, वो सामाजिक रूप से जुड़ी होती है। लेकिन इसके बावजूद सबसे अच्छी बात थी कि कभी भी हमने किसी को रुलाया नहीं, हंसाते हंसाते रुलाया। हमेशा हास्य या व्यंग्य के द्वारा ही हमने प्रकाश किया, और किसी भी कहानी में हम लोग निर्णय पे नहीं पहुंचे। निर्णय हमने ऑडियंस, जनता के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि जिन समस्याओं का हल समाज के पास है, उसका हल लेखक को देने का कोई अधिकार नहीं है। अनूप थापा जी, जिस तरीके से आपने जो भी प्ले किए हैं, स्टेज शो किए या नुक्कड़ नाटक किए, अधिकांश जो है उसमें हास्य रहा है। तो हास्य के माध्यम से मैसेज देना ही आपने ठीक क्यों समझा, जबकि समाज में जो है संजीदा इश्यूज भी बहुत सारे हैं, तो संजीदगी क्या क्यों नहीं किया आपने? हाँ सर, एक्चुअल में अभी आप देखते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में लोग बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि जीवन तनाव स्थिति में होता है, तो कोई भी रोना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अब जो है आज का जो साहित्य है, आज का जो सिनेमा है, नाटक है, वो बहुत बदल रहा है। अब पहले भी बहुत ऐसे नाटककार हुए थे, जैसे अभी हमारा हाल ही में जो आने वाला नाटक है आलाप सर, वो भी एक कटाक्ष है व्यंग्य के द्वारा, लेकिन आपको वो सोचने में मजबूर कर देता है, आपके रोंगटे खड़े कर देता है देखने वाले की। तो उसी तरह से हमने हास्य के माध्यम को लिया, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। और हमारा सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि सर, जो एलिट क्लास है, जो चीजों को समझता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सामाजिक मुद्दे हम लोग बड़ी ही कनिष्ठ भाषा में, मतलब बहुत हाई स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। किसके लिए प्रेजेंट करते हैं? जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा समझता है। अब अगर सबसे ज्यादा समाज में जो हमें बदलाव चाहिए, वो उस वर्ग में चाहिए जो समझता नहीं। हमने उन लोगों तक थिएटर लेके गए जो थिएटर को शायद गहराई से ना समझते, और उनको जोड़ने के लिए हास्य ही पहला। अगर मैं उन्हें संजीदा चीज दिखा दूंगा तो वो थिएटर से जुड़ेंगे। हमारा उद्देश्य ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर से जुड़े, थिएटर के माध्यम से हम समाज को संदेश अपनाते हैं। और उन लोगों को नहीं इन्फ्लुएंस कर जो ऑलरेडी पढ़े लिखे समझदार, उन लोगों तक। जैसे हमारे बहुत सारे शो दिल्ली पुलिस के साथ हुए, नुक्कड़, इसमें स्ट्रीट पुलिस ने बहुत योगदान दिया, जो हम गली गली लोगों के पास तक गए, तो उनकी भाषा में, उनके अंदाज में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी की भाषा में आम आदमी को आपने समझाने की कोशिश की है। थापा जी, पिछले दिनों आपका एक प्ले था एके,
वो बड़ा जो है बड़ा फेमस हुआ और बड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज में था। मफलर मैन के तौर पे आपने अरविंद केजरीवाल को उनके जीवन के इर्द गिर्द ही कोशिश की थी, लेकिन अब वो जो है एक जो है पूरी तरीके से मेजोरिटी में आ चुके। तो आपको क्या लगता है कि आपको उस प्ले का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, या वो जो मजाक उड़ाया था आपको लगता है कहीं ना कहीं आप मजाक से हटकर कुछ और करने की जरूरत है उसमें? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाया था। हमारा सिर्फ हमारा देखिए, हम लेखक हैं, हमारा काम है, मतलब अगर कोई भी चीज़ हमें लगती है कि उसमें कोई कमी है, बात ये थी कि हमारी कोई हम किसी की सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं करते। जो उद्देश्य, जिस तरह के फॉर्मूलेस वो लेके आए, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हमें आज हमारे देश को ये नहीं चाहिए, देखिए 50-60 साल से देश में यही हो रहा है कि गरीब बढ़ाए जाओ, ये फ्री दे दो, वो हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए कि कैसे शिक्षा बने, रोजगार। आपके पास प्लान्स क्या हैं? हमें 50%, और मैं समझता हूं कि वो सबको मिलेंगे, जिन लोगों को जरूरत है उनको ना मिलकर सबको अगर आप कहीं ना कहीं वो चीज जो आप सरकारी खजाने से आप वो करेंगे। अगर आपने उस फिल्म के अंदर आपने उसकी अगर कहानी देखी होगी तो उसमें हमने हर जगह वैलिड अटैच किए। ये बहुत आसान है कि मैं सामने वाले को कहूं कि ये नहीं, लेकिन वही चीज अपने पे आती है। अब सत्ता मिली है और ये करके दिखाएं। हम खुद दुआ करते हैं कि जैसे अन्ना के आंदोलन से इस देश का आंदोलनों से भरोसा उठ गया है, वैसा किसी पार्टी को लेके भरोसा न टूटे। जैसे कि पिछले बीजेपी आंदोलन से इतनी पार्टियां बनी, ये भी साइकिल में गए थे लालू जी, आचार घोटाला केस में अंदर है। तो सिंपल सी बात है कि राजनीति एक ऐसा दलदल है। मुझे लगता कि अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा बेहतर काम बाहर से ही कर सकते थे, जो कि अंदर आके शायद वो भी आप ही देख रहे हैं आए दिन उनके यहाँ पे कितने बवाल हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था, हमारा उद्देश्य वैलिड जो पॉइंट्स थे तो पब्लिक के बीच में हम ये बताना चाहते हैं आपका प्लान क्या है। सिर्फ वादे वही आप चीजें लेके आए हैं, बस थोड़ा सा पैकेट अलग है, सामान अंदर वही। आपने जैसे बताया कटाक्ष के जरिए आप जो समाज को संदेश दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि कितने लोग जो है इसको अपना पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, कुछ चेंजिंग आती है उसमें इस तरीके? हाँ सर, आजकल आप देखिएगा जैसे इंटरनेट के जरिए से कोई भी चीज होती है, हम उसके तुरंत हम देख लेते हैं, उसमें जोक से कटाक्ष निकलते हैं। अभी की जो जनरेशन है वो आप देखो, कोई भी कवि गोष्ठी हो उसमें बिठा के युवाओं वहां पे नहीं बैठ पाएंगे। युवाओं को आप हास्य के जरिए कटाक्ष करके वो कर सकते हैं। तो जैसी समाज होता है सर, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दोनों ही चीज एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा समाज बन रहा होगा वैसा साहित्य होगा, और जैसा साहित्य समाज को प्रेरित करेगा समाज उसको जाएगा। अनूप थापा जी, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है बड़ी आसानी से जनता के मुंह में सब थोपने की कोशिश करती है, जनता की जैसे मांग होती है हम लोग फिल्में या हमारी स्क्रिप्ट ऐसी ही होती है, जबकि जनता का एक वो वर्ग भी है जो कि पुरानी सभ्यता को बनाए रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है, उसका अस्तित्व तो खतरे में बढ़ता जा रहा है। तो उस जनता की चीजों को जो है ये इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं ला पा रही है, आपकी क्या राय है? सर, सबसे पहली चीज है कि सिनेमा आर्ट है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आप अगर इसका ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो इसमें पैसा लगता है, प्रोड्यूसर होता है। मैं एज ए डायरेक्टर आपको बताता हूँ, एज ए राइटर मैं यही चाहूंगा कि मैं इस तरह से ही चीजें बनाऊं, बट जो पैसा लगाते हैं वो कहते हैं कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। जो पैसे का जो जोर है उसके कारण कोई भी सीरियल है, फिल्म है, वो हिट होनी चाहिए। और आपको पता है कि बुराई जल्दी फैलती है। आप देखिए, कोई सिगरेट पीता है तो उसको देख के 10 लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन कोई मंदिर जाता है तो उसको देख के 10 लोग मंदिर नहीं जाएंगे। तो बुराई जल्दी फैलती है। तो इसीलिए ज्यादातर बिल्कुल सही आपने बात की, और मैं भी इस बात से आपके सहमत हूं कि ये होना चाहिए बदलाव, और होगा, और हो रहा है वो दूसरे तरीके से। अगर हम अपनी संस्कृति को आप देखिए, हमारा सिनेमा कितना शानदार सिनेमा था 70s, 80s, 60s, 50s में, वो दौर आ रहा है, अब अलग तरह से आ रहा है। अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर आए हैं जो अब सामाजिक मुद्दों पे और बड़ी ही बहुत अच्छे तरह से जैसे आज की जनरेशन जुड़े सिनेमा बना रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हम भी कुछ इसका योगदान देंगे। भविष्य में आपको इस तरह की फिल्में, जिस तरीके से पिछले दिनों फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, वो समाज से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज थी और समाज में उसका फिल्मांकन किया गया। उसके अंदर जो है बहुत कुछ मसाला भी था, लेकिन वो मसाला था जो सत्य पे आधारित था। उसकी नायिका
बाद में जो है सांसद भी बनी हुई, हत्या भी हुई। क्या आप भी इस तरीके का कोई प्ले या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो हमारे कोई ऐसी हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हमारी एक फिल्म को लेके है जो युवाओं के ऊपर है, और उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो आज का यूथ है वो अपने करियर से ध्यान हटा के और किस तरह से गलत चीजों में पड़ जाता है। तो जो अभी समाज की युवाओं के संग जो समस्याएं चल रही है, त्रुटियां हैं जो, बिल्कुल मैं मानता हूं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, और ये बात सच भी है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे युवा धन को बचाना। तो हमारा फोकस आपको आगे हमारे जितने भी प्ले या फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी, वो बहुत हद तक जुड़ी होंगी महिलाओं, युवाओं से, बच्चों से, क्योंकि हम उसमें भविष्य देखते हैं। अनुप जी, जैसा आपने कहा कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, युवा इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन वहीं देखें आप युवाओं के साथ जिस तरीके से स्लो पॉइजन दे करके भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां मिलकर के युवाओं का शोषण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए, जितना गुटखे का कारोबार उत्तर प्रदेश और बिहार में है, तंबाकू का कारोबार सबसे ज्यादा है, जबकि कोई जानवर जो है इस पौधे को नहीं खाता, नहीं इंसान खाता है। तो ऐसे में आप भारत के युवाओं को क्या देखते हैं, या युवा भारत की क्या तस्वीर देखते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे ख्याल से अभी ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं और आगे अगर बताना चाहूँ तो ड्रग्स, जो कि बहुत बड़ा मतलब बाजार बन चुका है, हमारे युवाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, और बाकी सिगरेट, ये सब चीजें हैं हमारे यूथ को। चाहे आप देख लीजिए, बाहर की कंपनीज हैं, फास्ट फूड जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें के सारा चीज क्या है कि हमारी सोशल जो हम लोग प्रभावित हो रहा है, मतलब बिल्कुल एक क्या होता है कि हमने पश्चिम के लोगों से उनकी अच्छी क्वालिटीज को नहीं सीखा, जैसे कि पंचुअलिटी, मेहनत, डेडिकेशन, ऑनेस्टी। हमने उनके संग किया कि उनके फैशंस को, उनकी गलत चीजों को, जो कि उनमें मतलब जो ग्लैमर की चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है। लेकिन ये हम ये कहते हैं कि अमेरिका ये, अमेरिका हुआ, अमेरिका से हम ये सीखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अमेरिका कोई पहले से अमेरिका नहीं बना था, उसको वहां के लोगों ने किस तरह से मेहनत से बनाया। आज अमेरिका अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो उसमें वहां की जनता का, वहां के युवाओं का योगदान रहा है। तो हम, जैसे शेक्सपियर जी ने कहा है कि ये मत पूछिए कि आप देश ने क्या आपको दिया, आप ये बताइए कि आपने देश को क्या दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अधिकार के साथ साथ अपना दायित्व जो है उसके भी बारे में जागरूक होना चाहिए और दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। मैं अपने मित्र से यही बात कह रहा था कि अभी हम लोग, जैसे हम कहते हैं नेता, सरकारें बदले, हम बहुत आसानी से अफसरों, नेताओं पर वो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं आम आदमी। आप मुझे बताइए, आम आदमी से ज्यादा भ्रष्ट कोई है इस देश के अंदर? आम आदमी ही सबसे भ्रष्ट है, क्योंकि वही आम आदमी अफसर बनता है, वही आम आदमी नेता बनता है। आप किस आम आदमी की बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल वाले आम आदमी की बात कर रहे हैं या जनता के सरोकार की बात? आम आदमी सर, अरविंद केजरीवाल जी ने तो अभी आम आदमी की पार्टी बने, बोला कि आम आदमी शब्द के अरविंद केजरीवाल लेके हैं डिक्शनरी में। आम आदमी शब्द जो है हिंदी का बहुत पुराना शब्द है, हिंदी उर्दू का, और ये एक कॉमन मैन की बात है, साधारण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इसको बहुत लोगों ने चीजों को, अगर उन्होंने झाड़ू चुनाव चिन्ह बना लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि झाड़ू उनकी ही प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं उस भारतीय समाज की आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बचपन में पढ़ते थे कि अधिकारों के संग कर्तव्य जुड़े हुए, हम अधिकारों की बात करते हैं, आप कहते हैं करप्शन। अगर मैं बत्ती तोड़ू ही नहीं तो मैं क्यों किसी को निकाल के 200 रुपए दूंगा? अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखूं और मैं रेड लाइट जंप करके नहीं जाऊं तो कौन ट्रैफिक वाला मुझे रहेगा? और मुझे बताइए कि कौन रिश्वत मांगता है? हम खुद देते हैं रिश्वत। कोई पुलिस वाला, कोई अफसर नहीं कहता दे लीजिए, खुद हम सर करवा लीजिए काम। हमें समय बचाना है, हम करप्शन की शुरुआत हमसे होती है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सजा देने वाले कौन है, लेने वाले से। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारतीय युवा या जन साधारण के बीच पेशेंस की कमी है, बर्दाश्त क्षमता कम है, और वो अपने जो है गलतियों को छिपाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि गलतियां हम करेंगे नहीं
तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसका सीधा संबंध क्या है कि नियमों से, और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा हमारी शिक्षा प्रणाली को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम उसमें थोड़ा नैतिकता को बल दें, थोड़ा सोशली अवेयरनेस रखें बचपन से ही वो और हम ये चाहते हैं कि थिएटर कल्चरल चीजें जो अभी हमारे सिनेमा ये पढ़ाया जाए। देखिए सिनेमा से याद आया, भारत की आप इस बात से सहमत होंगे कि अभी भारत की युवाओं में जितना क्रेज हनी सिंह, सलमान खान इन सब का, वो फॉलो करते हैं उनको, और हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ाते नहीं। जैसे सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, उसी तरह से फिल्म एजुकेशन, थिएटर की क्यों नहीं बात होती? क्योंकि जिस चीज से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, अगर उन्हें पहले से बता दिया जाएगा तो गलत चीज। कितनी घटनाएं ऐसी आपने देखा होगी, बाजीगर का सीन देख के वैसी घटना कई लोगों ने की, कई गलत फिल्में देख के बच्चे वैसी तरह की चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं। अगर उनको बचपन से शिक्षित किया जाए कि ये सिनेमा है सिर्फ, और जैसे हम बात करते हैं कि अगर बॉलीवुड की बात करें कि हमारे बॉलीवुड का स्तर हॉलीवुड जितना क्यों नहीं हो पा रहा, वो इसलिए नहीं हो पा रहा कि जब हमारे यहाँ पे हाउसफुल जैसी बेकार फिल्में जिसमें कोई कहानी ना पटकथा कुछ होती है, वो फिल्में हिट कर जाती हैं, तो आज पैसा लगाना हो तो उसी में पैसा लगाते हैं, फिर वो अच्छा सिनेमा रह जाता है क्योंकि एजुकेट नहीं किया गया नीचे से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस अंदाज में योगा को शिक्षा का एक पार्ट बनाया गया, सेक्स एजुकेशन का पार्ट बनाया गया, और दूसरी शिक्षा की सिनेमाग्राफी जो है इसको भी एक शिक्षा का पार्ट बनाया जाए, क्लास बना करके लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि वो जो ग्लैमरस की दुनिया उससे बच सकें और अपना जीवन सकारात्मक तरीके से लगा सकें। इसके दो फायदे, एक तो हमारा समाज जो आज सबसे बड़ा ब्लेम किस पे लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे, नशा, ये सारी चीजें किससे देख के, फिल्मों से, टीवी से, यूट्यूब, ये सब चीजों। तो क्योंकि आपने पहले से उनको वो चीज, अगर हम शिक्षा से उसे जोड़ देंगे तो उन्हें पता होगा कि जो चीज आप देखते हो वो सिर्फ एक फिल्म है, उसे आप असलियत से न रिलेट करें। अगर उसमें दिखाए कि वो गलत काम करके बहुत पैसे वाला बन गया तो आप ये सोच के वो करने लगते हो, तो वो चीज जब पता चलेगी बच्चे को शुरू से ही तो वो उस चीज में जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कि हमारा, आप इस बात में कोई दोहराई नहीं होगा कि भारत में टैलेंट बहुत है। सिनेमा में हम कहते हैं कि आज तक हमें एक ऑस्कर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कभी नहीं मिलेगा जब तक हम सिनेमा को, हाँ, क्योंकि ऑडियंस जब अच्छी चीजें नहीं देखने की आ रही होगी तो मैं बनाऊंगा नहीं, और मैं बनाऊंगा नहीं तो फिर मैं कंप्लीट कैसे करूंगा हॉलीवुड के साथ? नहीं, देखिए सवाल इस समाज के बीच ये है कि हमको कुछ चीजें थोपी जाती हैं। राजनीति देखें, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है, वो चाहता है कि मेरा बेटा भी इस इंडस्ट्री में आए, जबकि सबसे ज्यादा गालियां राजनीति पड़ती हैं। एक ब्यूरोक्रेट है, वो चाहता है मेरा बेटा ब्यूरोक्रेट बने, लेकिन कभी फिल्म इंडस्ट्री ने ये कोशिश नहीं की कि मैं अपने परिवार के लोगों लंच करने के बजाय खेत खलिहान से किस बच्चे उठा करके लेकर के आऊँ, उसको जो है जो उसमें टैलेंट है, प्रतिभा छिपी हुई है, उसको आगे लेकर के आऊँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसमें आप ये देखिए कि जो लोग आज परिवारवाद चला रहे हैं बॉलीवुड में, वो खुद खेत खलिहान से आए हुए हैं, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे कितने फिल्म स्टार का मैं नाम लूं, वो सब स्ट्रगल करके नीचे से आए। लेकिन जब आप अपने मोह में, पुत्र मोह में, ये बहुत पॉइंट की बात कही है आपने। मैं बताता हूँ, हम लोग कहते हैं ना वर्ण व्यवस्था, जैसे हमारे 4 वर्ण, वो आज भी बिल्कुल सही कहा आपने। वो इस तरह से है कि आज डॉक्टर कोई फैमिली है तो उसके पूरे खानदान में डॉक्टर बन रहे हैं, कोई फिल्म लाइन में तो फिल्म है, कोई पॉलिटिक्स में तो वो अपने बच्चे को उसमें, तो ये भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि उसमें उनका सपोर्ट होता है, सिफारिशें लगती हैं, वो उनको माहौल मिलता है, और फिर जो दूसरे लोग डिजर्व करते हैं उसमें नहीं आता। इस सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था है, जैसे हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और वही उसी हम पुरानी पथ पे हम चल पड़े हैं। और यही हमारे, हम आखिरी सवाल को बताते हैं। पदाबंद थिएटर के जो है बैनर तले आप और जल्दी ही कितने और किस किस प्ले का निर्माण करने वाले हैं? सर सबसे बड़ा प्ले हम अभी मृदुराक्ष जी का आलाप सर करने वाले हैं 4 अप्रैल को, और एक और प्ले है हमारा पुराना हंसो हंसो जल्दी हंसो, और एक बैसाखी पे हमारा सॉन्ग आ रहा है, और एक मिर्जा गालिब पे भी हमारा सॉन्ग होने वाला है, ट्रिब्यूट दिया है दिल नादा जो आपने। और जल्द ही 2015-16 में हमारी फिल्म नॉटी बॉयज की तैयारियां चल रही हैं, तो जल्दी पदार्पण इससे आगे बढ़ के सिनेमा की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और हम बिल्कुल आपको भरोसा देते हैं कि हम डेफिनेटली एक अच्छा सिनेमा लाने की कोशिश करेंगे, जो कि जरूरत है हमारे देश को, हमारी इंडस्ट्री को। धन्यवाद। न्यूज वर्ल्ड और DCR न्यूज की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत बधाई।
बातचीत करने के लिए धन्यवाद। दीपक भारद्वाज जी, पदार्पण में आपकी क्या भूमिका है? मैं यहाँ का जो मार्केटिंग है डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता हूँ। इसके प्रचार व्यवस्था को मैं ही हैंडल करता हूँ और इसके आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी रहता है। जिस यहाँ का प्रचार प्रसार की बात आपने कही, अभी बात हो रही थी अनूप थापा जी से पदार्पण के बारे में बताया कि किस तरीके से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं वो और समाज के लोगों में चेतना फैला रहे हैं। ऐसे में जो है आप अपनी मार्केटिंग को किस अंदाज में देखते हैं? नहीं सर, देखो सर का काम बिल्कुल अलग है और मेरा काम बिल्कुल अलग है, बट हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। मुहिम एक ही है, मकसद एक ही है कि समाज को जागरूक करना, समाज में हो रही बुराइयों को खत्म करना, उनको जो हमारे प्ले के माध्यम से उनमें अच्छाइयों को बताना, लोगों को जागरूक करना। मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छा तरीका है जिसे हम लोग लोगों को अपने विचारधारा आगे बता सकते हैं कि हमारे समाज को क्या जरूरत है, किस तरीके से बच्चों को काम करना चाहिए, और यही एक मुहिम लेके हम लोग साथ में चले हैं। पदार्पण के जो है क्या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो आप लोग चला रहे हैं? हाँ, पदार्पण के बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 1 ईयर का है कोर्सेज, जिसके अंदर में हम लोग गारंटेड प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं। जितनी भी हमारी प्रोडक्शंस होती हैं हम उसमें चांस देते हैं। इनफैक्ट हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है, अगर हमारे पास में कोई भी बच्चा आता है उसको हम जितना ज्यादा शिक्षित कर सके, प्लेटफॉर्म दे सकें, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। इसकी शुरुआत बस कुछ इसी तरीके से हुई थी कि मैं भी स्टार्टिंग में मैं भी बहुत अच्छा कलाकार हुआ करता था, तो मुझे भी अपने बारे में आगे जाने का बड़ा शौक था कि मैं किस तरीके से आगे जाऊंगा। बट कुछ लोगों ने बहुत सारी दुकानें खोल ली, वहां से फिर इसकी शुरुआत हुई कि हम उसको किस तरीके से ठीक करें, आगे बच्चों के भविष्य को किस तरीके से बचाएं। बिकॉज आप खुद जानते होंगे कि यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जो सिर्फ ठगने के लिए बच्चों को बैठी हुई। तो मेरे पास में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं सीखने के लिए, सिर्फ उनसे पैसे लिए गए हैं और उनको कुछ सिखाया नहीं गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आप समझ ही गए होंगे कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर जो बच्चों से बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते जो उनको एक्चुअल में जरूरत है। भारद्वाज जी, आपने बात की प्रचार प्रसार की, जिस तरीके से भारत के उत्पादों में, भारतीय की मार्केटिंग में महिलाओं का प्रयोग जो है वो ऐसे प्रोडक्ट में भी किया जाए जिससे उनका कोई वास्ता नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता है। क्या आप ऐसे प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार को किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, देखिए, महिलाएं जो प्रोडक्ट प्रचार करती हैं, ऐसा तो शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो महिलाएं यूज ना करती हों, या उनके लिए मतलब या तो माता होंगी या तो बहनें होंगी जो कि अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनका प्रचार होना तो बहुत जरूरी है, या उनके द्वारा प्रचार होना बहुत जरूरी है। मतलब आप कहते हैं कि प्रचार में महिलाओं की भूमिका वो अग्रणी रहनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं रहनी चाहिए सर। जब हम लोग महिलाओं को अपना स्थान देते हैं हर जगह, अपने कंधे से कंधा मिलाने के लिए कहते हैं, तो प्रचार वगैरह में भी क्यों नहीं। मतलब भारत के अंदर जो सभ्यता है वो नारी को देवी का रूप कहा गया है। ऐसे में क्या नहीं लगता आपको कि नारियों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती इस भारत देश में ही हो रही है, जहाँ पे पुरुष को साप्ताहिक अवकाश मिलता है लेकिन कभी महिलाओं को पुरुष वाली मानसिकता जो है वो साप्ताहिक अवकाश नहीं देती है? ये बात बिल्कुल उचित कही है आपने, पर कुछ मजबूरियां हैं। ये पुरुष प्रधान देश है, बट हम लोग खुद भी चाहेंगे कि यहाँ महिलाओं को भी उतनी ही छूट मिले जितनी पुरुषों को मिलती है। पुरुष यदि जो है कहीं बाहर चला जाए तो उसके लिए जो क्षम्य चीजें हैं, ये महिला अगर बताई चली जाए तो उसको ये पुरुष प्रधान समाज क्षमा क्यों नहीं? सर, आजकल थोड़ा सा बदलाव आया है फैमिलीज के अंदर में, विचारधारा चेंज हो रही है लोगों की धीरे धीरे। हाँ, कुछ है हमारे सामाजिक तत्व तो जिनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो भी स्टिल रूढ़वादी हैं, पर ज्यादातर आज के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दिल्ली शहर जैसे, यहाँ तो मॉडर्न है, यहाँ सारी चीजें बराबरी से ही देखी जाती है, महिला हो या पुरुष सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। पदार्पण जो है वो महिलाओं के हितों के रक्षा किस रूप में करने के लिए? जी देखिए, महिलाओं के लिए हमारे लिए वैसे भी स्पेशल पैकेज हम लोग निकालते हैं, उनके ज्ञान के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम लोग महिलाओं को छूट भी देते हैं। महिलाओं के लिए हमारी ऑलरेडी 20-25% छूट रहती है rather than मेल, और उनको चांसेस भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा हमारी बहनें माताएं शिक्षित होंगी ताकि वो अपने बच्चों को आगे अच्छा भविष्य दे पाएंगे।
अपने परिवार को गाइड कर पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चे की पहली गुरु ये माँ होती है, तो माँ को यह ज्ञानवर्धन ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक आर्टिस्टिक ज्ञान है, इसको कला का ज्ञान कहेंगे। माँ को वैसे तो या जो हमारी महिलाएं हैं उनको तो ऑलरेडी होता ही है, पर फिर भी कहाँ पर कितना किस तरीके से करना है इसका ज्ञान होना जरूरी है, ताकि वो आके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। मेरा आखिरी सवाल भारद्वाज जी, आप किस तरह से पदार्पण को जो है जनता के बीच प्रमोट करना चाहेंगे? नहीं सर, प्रमोशंस की बात रही तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम बहुत जगह काम करते हैं, हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में भी जाके काम करते हैं। हम उन बच्चों के लिए भी काम करते हैं जो शिक्षा के ग्रहण नहीं कर सकते। हम बहुत सारी सामाजिक एनजीओ के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके जैसे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम करते हैं। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर महिलाओं के लिए रक्षा की जाती है। अगर आपकी बात कहें, हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ड्रग्स अल्कोहल से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जो नशे की लत में आ गए हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। आगे भी यही मुहिम हमारी चलती रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। थिएटर्स हो गया, हमारे स्ट्रीट प्लेस हो गए, कंटिन्यूसली हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम शॉर्ट मूवीज हो गई, डॉक्यूमेंट्री हो गई, मूवीज हो गई, ये सारा प्रोसेस धीरे धीरे करके हम लोग आगे लेके आ रहे हैं। भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने प्रोफेशनल कोर्सेज आपके यहाँ चल रहे हैं, इन प्रोफेशनल कोर्सों में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, सरकार भी उनको जो है कहीं ना कहीं रियायत देती है, उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। ऐसे बच्चों को आप किस तरह से प्रमोट करेंगे और कैसे अपने एडमिशन देंगे? नहीं सर, देखो, अगर ये गरीब बच्चों की बात की जाए तो मेरे यहाँ ऑलरेडी गरीब बच्चे ही मैं सबसे ज्यादा पहले योगदान देना चाहता हूँ। और मेरे यहाँ हर एक कोर्सेज में सबसे पहले हम लोग जो बच्चे लेते हैं वो 5 बच्चे ऐसे रहते हैं जो न्यूनतम फीस में रहते हैं। वो कोई भी कोर्स होगा उसमें हम लोग सबसे कम फीस में बच्चों को एडमिशन देते हैं। और जितने गरीब बच्चे हैं मैं उनके साथ में आज तक शुरू से ही लगा हुआ हूँ। हमारी फीस इतनी नॉमिनल है कि गरीब बच्चा बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है। और आपके यहाँ पदार्पण थिएटर में जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है वो कैसे देते हैं आप? हम लोग उनकी योग्यता अनुसार उनके प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट करते हैं। हम लोग मुहिम ये रहती है कि हम लोग आने पे फर्स्ट मंथ में ही उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, ताकि उनका वो स्टैंड हो जाए और एक अच्छा भविष्य बना सके हमारी सिनेमा जगत में। अभी तक कोई है बच्चे जो आप प्लेटफॉर्म दिया आपने? जी, हमारे यहाँ पर एक्चुअली मुंबई से वो मैं बात करूँ बॉलीवुड सिनेमा की, तो मेरे यहाँ 12-13 बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मेरे को मुश्किल से 2 ही साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में आए हुए। कुछ बच्चे मेरे टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ मेरी बॉलीवुड सिनेमाज मूवीज के अंदर में आ रहे हैं और सीरियल्स के अंदर में आ रहे हैं। स्टेजेस पे मेरे बच्चे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमने अभी आपकी मुलाकात कराई है पदार्पण थिएटर एंड इवेंट्स ग्रुप के डायरेक्टर अनूप थापा और मैनेजिंग डायरेक्टर डी के भारद्वाज से। VCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली।